मन डोले मेरा तन डोले। कौन बजाए बांसुरिया। मस्त गाना है। मूवी की कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। यहाँ मुहर्रम के दिन दंगे हो रहे होते और वहाँ के इंचार्ज डीसीपी आदित्य दंगे को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ऐसे उसके अच्छे कामों की वजह से वो फेमस हो जाता है और उसे बहुत से मेडल्स अवार्ड्स भी मिलते हैं। इसी का सेलिब्रेशन वो पब में कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात अपूर्वा से होती है जिसे एक क्राइम नॉवल लिखना है और वो उसमें आदित्य को लेना चाहती है। इसी बीच उनमें दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर प्रसाद अपने घर आते हैं, तभी उसका पीछा विष्णु करता है और अपने ही घर में ले जाके उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। सुबह आदित्य को मंसूर का फ़ोन आता है और वो लाश देखने के लिए जाता है, तो वो भी देख के हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत कौन क्यों देगा। उसके माथे पे नोट लिखा होता है कि डीसीपी आदित्य, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग करते वक्त आदित्य बोलता है कि इस साइको को मैं पकड़ के रहूँगा, ये मेरा वादा है। फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तभी वो प्रसाद के कॉल लॉग चेक करता है तो उसमें अपूर्वा का नंबर भी होता है। आदित्य अपूर्वा के घर जाके उसे मिलता है और उसे पूछता है कि तुमने इंस्पेक्टर को क्यों फ़ोन किया था। तभी अपूर्वा बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था। तभी उसे विष्णु का फ़ोन आता है और वो उसका फ़ोन ट्रैक करते हुए सब्जी मंडी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी मंसूर उसके पीठ पे से पेपर निकालता है तो उसमें एक स्माइली ड्रॉ किया होता है। उसे विष्णु का फिर से फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं पूरे 5 कत्ल करने वाला हूँ। इंस्पेक्टर तो हो गया, अब 4 बाकी है और मैं तुम्हें क्लूज़ देता रहूँगा और अगर मुझे रोक ना सके तो अपने सारे अवार्ड्स फेंक दो और मीडिया के सामने इंस्पेक्टर के जॉब को रिज़ाइन कर दो। और आदित्य भी एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों में गेम शुरू हो जाती है। आदित्य शहर के सारे गुंडे पकड़ता है, लेकिन उसे किसी से भी कोई मदद नहीं मिलती। तभी उन्हें एक आदमी से पता चलता है कि प्रसाद मल्लिक से मिला था। मल्लिक एक बिल्डर है और आदित्य और मंसूर दोनों मुंबई जाते हैं क्योंकि मल्लिक का नया रिसोर्ट का ओपनिंग वहाँ होने वाला है। विष्णु भी उन पर नज़र रखे हुए होता है। यहाँ आदित्य मल्लिक से मिलता है, तभी मल्लिक बोलता है कि मैं फ्रेश होकर 15 मिनट में आता हूँ, लेकिन मल्लिक का कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है चमेली के साथ। तभी आदित्य को अपूर्वा दिखती है और कहती है कि हमें भी इन्विटेशन दे और उसे कहती है कि आज कुछ तो होने वाला है। यह विष्णु मल्लिक के फ़ोन से असिस्टेंट को मैसेज करता है कि आधा घंटा और लगेगा और विष्णु उसकी पूरी खातिरदारी के साथ मस्त शेविंग करके ब्लेड से गला काट कर वहाँ से चला जाता है। तभी असिस्टेंट भाग के आता है और आदित्य और उसकी टीम जाके देखती है तो उसके माथे पे भी एक नोट में लिखा होता है कि जस्ट मिस। जब फॉरेंसिक टीम आती है तो उसके मुंह में से कपड़ा निकलती है तो उसमें क्लू दिया होता है। वो क्लू ये होता है कि एक पंछी जो पंछी नहीं है उसकी पूँछ काट दो, सूरज को अंधेरे से देखो, राजा का घोड़ा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यह अपूर्वा आदित्य के घर आती है और आदित्य उसे पूछता है कि तुम्हें पार्टी में ऐसा क्यों लगा था कि कुछ होने वाला है। तभी अपूर्वा बोलती है कि एक दिन मैं प्रसाद से मिली थी, तभी मलिक भी था और गुंडे के बारे में बात कर रहे थे, उसका नाम विष्णु था। आदित्य अपने मोबाइल में नोट को जूम करके देखता है तो उसमें साइड में वी साहब का कट होता है। आदित्य फिर अपूर्वा को कंसल्टेंट बनाता है और मलिक का कोड उसे सॉल्व करने के लिए देता है। यह फॉरेंसिक टीम बोलती है कि यह होटल का नैपकिन है और उसे कहते हैं कि होटल का नाम जल्दी ढूंढो। आदित्य को मल्लिक के डायरी से विष्णु का नंबर मिलता है और उसे पता चलता है कि विष्णु किसी 5 स्टार लॉज में है। तो वो रूम के बाहर वेट करते हैं, लेकिन रूम के अंदर तो कोई और ही होता है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं, लेकिन विष्णु तो उसी साइड के रूम में होता है। तभी उसी आदमी से उन्हें पता चलता है कि विष्णु ट्विंकल बार में था और वो मल्लिक के बारे में उससे पूछ रहा था। यहाँ विष्णु अपने अगले टारगेट के लिए बस से चला जाता है। अपूर्वा आदित्य को फ़ोन करके कहती है कि मर्डर कहीं और होने वाला है। तभी वो बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है और आदित्य उसके घर जाता है। यहाँ बोलते वक्त आदित्य को आइडिया आ जाती है और वो उसी क्लू को सॉल्व करता है और आदित्य फॉरेंसिक डॉक्टर को कहता है कि उसका फ़ोटो मुझे भेजो और वो फ़ोटो विश्वास होटल के फ़ोटो से मैच हो जाता है और आदित्य वहाँ की पुलिस को वहाँ जाने के लिए कहता है और खुद भी मुंबई जाने के लिए निकलता है। यहाँ विष्णु मर्डर स्पॉट पहुँच जाता है और केके को पैसे देकर और मजाक करते करते उसके सारे आदमी को मार देता है और लास्ट में केके को भी मार के वो चला जाता है। लेकिन तभी आदित्य और वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और तभी विष्णु को देखकर आदित्य उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो आकर देखता है तो मल्लिक के यहाँ भी क्लू छोड़ा हुआ होता है। उस पर लिखा होता है कि वादा करता हूँ गोल्डन बाई को मैं सबसे महंगी शराब पिलाऊंगा। तभी विष्णु फिर से फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं साइस्ट्री लॉज के बगल के कमरे में था, तुमने मुझे पहचाना भी नहीं और तुम्हें एक बोनस भेज रहा हूँ, और आदित्य को फ़ोटो भेजता है। आदित्य भी देख के चौंक हो जाता है क्योंकि वो उसकी स्कूल की फ़ोटो होती है
और मैसेज करता है कि इतनी जल्दी मुझे भूल गए दोस्त। तभी आदित्य को समझ में आता है कि ये तो मेरे क्लास में से कोई है। तभी आदित्य वाइजैक अपने स्कूल जाकर टीचर से बात करता है तो एक टीचर उसके बैच में से होते वो उसे कहते हैं कि ये बहुत होशियार लड़का था और ये शहर छोड़ के चला गया क्योंकि उसका परिवार कर्ज से डूबा था और उसने पढ़ाई 10वीं में ही छोड़ दी। और उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन की और वाइजैक में उसका एक दोस्त है रत्न कुमार, वो तुम्हें इसके बारे में और बहुत बताएगा। तो आदित्य रत्न कुमार के घर जाकर उसे विष्णु के बारे में पूछता है। तभी वो कहता है कि हम दोनों एक ही यूनिट से थे, हमारी सोच बहुत अलग थी। 15 साल की उम्र में विष्णु ने अपने माँ बाप खोए थे तो उसका एक ही सपना था कि अच्छी फैमिली बनाने का। छुट्टी के दिन वाइजैक में विष्णु की मुलाकात साहिबा से हुई और दोनों ने शादी कर ली। विष्णु को पता चला कि साहिबा प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जब उसने सीनियर ऑफिसर से लीव के बारे में बात किया तो ऑफिसर ने लेटर कैंसिल किया। विष्णु बहुत दुखी था। हमें दूसरी जगह टेररिस्ट को मारने के लिए जाना था और विष्णु को मैंने बहुत दुखी देखा। जाते वक्त हमारे ट्रक को बॉम्ब से उड़ाया और हम सब बेहोश हो गए। उसी वक्त मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसी में मैंने अपने पैर भी खो दिए। विष्णु नदी में बह गया और कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया और पता चला कि साहिबा मुहर्रम के दिन मारी गई। तभी आदित्य मंसूर को बोलता है कि पिछले साल के दंगों की फुटेज चेक करो और साहिबा की सारी हिस्ट्री निकालो। यह आदित्य के सीनियर ऑफिसर को यह सब मजाक लगता है और जल्दी से केस सॉल्व करने के लिए कहता है। यह आदित्य फुटेज चेक करता है लेकिन उसे साहिबा कहीं नहीं दिखती और फिर उसे पता चलता है कि वो एक कार मैकेनिक के साथ आखिरी बार मिली थी। आदित्य जाके सारंग से बात करता है तो वो बोलता है कि साहिबा अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। आखिरी बार मैंने उसे विष्णु के खुशी में केसी ज्वेलर्स के जाते वक्त देखा था। फिर आदित्य और मंसूर जाके केसी के मालिक से मिलते हैं और वो कहता है कि हम इतने दिन की रिकॉर्डिंग नहीं रखते। आदित्य को शक होता है और मंसूर को कहता है कि इस पर नज़र रखो। आदित्य और अपूर्वा दोनों बात करते वक्त आदित्य बोलता है कि विष्णु को लगता है मैं करप्ट हूँ और मैं ये जंग जीत के रहूँगा। यहाँ मंसूर और उसकी टीम केसी ज्वेलर्स के मालिक कांतिबाई पर नज़र रखे होती है और आदित्य को फ़ोटो भेजता है। आदित्य और उसकी पूरी टीम रमन के एड्रेस पर जाते हैं। उसके घर में उसका बेटा संतोष और कांतिलाल से पूछताछ करते हैं। तभी रमानी कहती कि 5 साल पहले मैंने काम शुरू किया था। उस हॉस्टल में ज़्यादातर लड़कियां अनाथ थी, इसलिए हर दिन अमीर कस्टमर्स आते थे और मैं उन लड़कियों को उनके पास भेजती थी। ऐसा सब मेरा धंधा चल रहा था। इस काम में इंस्पेक्टर प्रसाद मेरी मदद कर रहे थे और उनकी और मेरी मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। एक दिन एक लड़की हॉस्टल से भागी, उसका नाम आयशा था। उसने उसकी दोस्त का रेप होते हुए रिकॉर्ड किया था और वो सादिक हुसैन के पास गई। सादिक हुसैन एक बहुत बड़ा डॉन था। उसने उसे मदद करने का वादा किया और उस लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी। वीडियो को देखने के बाद उसने प्लान बनाया और उस वीडियो में होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत भी था। उसने होम मिनिस्टर को फ़ोन किया और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में मुझे 25% हिस्सा चाहिए, ऐसे उसने कहा। तभी रंजीत ने प्लान किया और मुहर्रम के दौरान उसने दंगे भड़काए। वहाँ लोकल गुंडे और मुंबई की गैंग भी थी। लोकल गैंग को चंदन और मुंबई गैंग को कमाल खान संभाल रहा था। उनके प्लान के हिसाब से गुंडों ने सादिक हुसैन और उसकी पत्नी को मार डाला। आयशा ने यह सब देखा और मोबाइल लेके वहाँ से भाग गई। प्रसाद ने आयशा को देखा था। उसी वक्त आप आए थे। प्रसाद ने आपको डाइवर्ट के लिए मुझे भेजा और आप हमारे साथ आए और आयशा को मार डाला। तभी आदित्य ने साहिबा के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। आयशा के फ़ोन में उसने बिल्डर मलिक और जेसी ज्वेलर्स के चेयरमैन शरद को देखा था। तभी आदित्य को क्लू की आइडिया आई, क्योंकि क्लू में लिखा था कि गोल्डन बॉय मतलब शरद, और दोनों उसके घर जाते हैं। यह शरद गाड़ी में लड़की से बात कर रहा होता है। तभी विष्णु पुलिस के बेस में आकर और उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके मुंह में गर्म सोना पिघला कर डाल देता है। यह आदित्य और मंसूर शरद की वाइफ से बात कर रहे होते हैं। तभी मंसूर को फ़ोन आता है कि एक आदमी की मौत हो गई है। दोनों जाकर देखते हैं तो उसके माथे पे भी नोट लिखा होता है और उस पर लिखा होता है कि सिर्फ अब बड़ी मछली बाकी है। सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि अब होम मिनिस्टर का बेटा मरने वाला है। रंजीत बर्थडे सेलिब्रेट करने प्राइवेट आइलैंड जा रहा है। वो कहता है कि रंजीत ही हमें बता सकता है कि दंगों में आखिर क्या हुआ था। आदित्य कहता है कि मुझे स्पेशल टीम दीजिए और हम अंडर कवर ऑपरेशन करेंगे जिससे रंजीत की जान बचा सकेंगे और ऑफिसर उसे परमिशन दे देते हैं। यहाँ विष्णु भी थाईलैंड जाने निकलता है और आदित्य और उसकी टीम भी आइलैंड पर पहुंच जाती है। रंजीत मस्त मजे कर रहा होता है और फाइनली एंट्री होती है विष्णु की। सीधा गन से शूट करके उनके आदमी को मारता है। यहाँ रंजीत उसके बॉडीगार्ड्स के साथ होता है। विष्णु एक एक करके सारे आदमी को मारता है। आदित्य रंजीत को प्रोटेक्ट करता है और रंजीत को आगे भेज देता है।
यहाँ रंजित अकेला पड़ जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत ही उसके पीछे खड़ी है। विष्णु मस्त स्टाइल में उसके हाथ में छुरा घोंप देता है, पीठ पर, पैर पर, सब जगह छुरा घोंप देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इतनी दर्दनाक मौत आपने बिल्कुल नहीं देखी होगी। आदित्य आकर देखता है तो उस पर लिखा होता है कि फिर मिलेंगे, और आदित्य बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वादा निभाते हुए वो अपने अवार्ड्स दे देता है और अपने पोस्ट से रिज़ाइन करता है, क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर विष्णु ये सब देखता है और 20 दिन के बाद जब आदित्य फिर से देखता है तो दूसरे पुलिस ने झूठा इनकाउंटर किया है। विष्णु का फ़ोन आता है और कहता है कि एक पॉकेट मार पर मेरे सारे इल्ज़ाम ठोप दिए। आदित्य विष्णु से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और विष्णु कहता है कि आखिरी जगह जहाँ मिले थे वही आओ। आदित्य उसका इंतज़ार करता है, तभी विष्णु आता है। आदित्य कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम आइलैंड पर जिंदा रह पाओगे? विष्णु कहता है कि मगर तुम्हारी टीम ही इतनी घटिया थी। तो आदित्य बताता है कि ये सब मैंने किया। मुझे जब पता चला कि मेरे टीम में डीसीपी और रंजित के कुछ आदमी हम दोनों को मारने आने वाले हैं, तब मैंने तुम्हें मदद की और रंजित तक जाने का रास्ता खुला कर दिया, और मैंने फ्रस्ट्रेशन का नाटक किया। आदित्य पूछता है कि साहिबा कैसे मरी, उन 5 लोगों का क्या संबंध था? विष्णु कहता है कि जब मैं नदी में गिरा और गांव पहुंचा तो गांव के भले आदमी ने मुझे इलाज किया, मुझे फ़ोन दिया। जब मैंने साहिबा को फ़ोन किया तो साहिबा ने फ़ोन नहीं उठाया। साहिबा मुझे अक्सर ईमेल करती थी, तो जब मैंने ईमेल चेक किया तो मुझे ये सब पता चला। उस दंगे के दिन साहिबा किसी ज्वेलर्स के वॉशरूम में थी। प्रसाद ने गुंडे को इशारा किया कि आयशा भी वहाँ गई है। साहिबा ने आयशा को बचाने के लिए वॉशरूम में चुपचाप रिकॉर्डिंग किया और इन सभी आदमी को मार डालो। उसी वक्त उसके गुंडे वॉशरूम में आए और तभी साहिबा ने फ़ोन फ्लश किया और गुंडे ने आयशा का हाथ धरा। तभी साहिबा बीच में आई और गुंडों ने साहिबा का गला काट दिया और साहिबा की मौत वही हो गई। उसके बाद उन्होंने आयशा को भी मार डाला। विष्णु ने कहा कि मुझे लगा कि तुम भी एक फेक एनकाउंटर करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सच्चे ऑफिसर निकले। विष्णु कहता है कि ये तुम सारी दुनिया को दिखाओ ताकि सबको पता चले और तुम एक वफादार ऑफिसर हो। और विष्णु वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य पेंडर देता है और सारी बात बता देता है। यह अपूर्वा किताब लिखती है और आदित्य को देती है। एक कॉपी विष्णु को भी भेजती है। ये बुक साहिबा पर लिखी होती है। ये देखता है, ये देखकर उसे भी अच्छा लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। जय हिंद।